ओके दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के सबसे प्रचलित सम्राट की। मैं बात कर रहा हूँ सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा महानता दी गई है। कहा गया है कि बहुत ज्यादा महान राजा थे हिंदुस्तान के। लेकिन दोस्तों, सम्राट अशोक की जिंदगी के दो पहलू हैं। हमें सम्राट अशोक के बारे में जानने से पहले उनकी जिंदगी के दोनों पहलुओं को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। सम्राट अशोक को जब सत्ता मिली थी तो उसके बाद से लेकर कलिंग के युद्ध तक उनका जो पूरा कैरेक्टर था वो एक क्रूरता से भरा ऐसा कैरेक्टर था जिसको तुम किसी भी जल्लाद से कम मत समझो। इसीलिए उस कैरेक्टर को पब्लिक ने टाइटल दिया था चंड अशोक का। और कलिंगा के युद्ध के बाद सम्राट अशोक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनकी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिससे उन्होंने पूरी तरह से अपनी सारी आइडियोलॉजीज को, सारी पॉलिसीज को सब चेंज करके बुद्धिस्ट रिलीजन में कन्वर्ट हो गए और पूरे एम्पायर में पीस फैलाया। तो इसके बाद उनको एक और टाइटल मिला धम्म अशोक का। तो आज हम बात करेंगे चंड अशोक की कि उन्हें किस तरह सत्ता मिली और जो वो शहजादे थे तो उनका क्या कैरेक्टर था और क्या रोल था पूरे मगध एम्पायर में। दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला, लास्ट तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा। कहानी शुरू होती है 280 ईसा पूर्व में। भारत के सम्राट हैं सम्राट बिंदुसार। सम्राट बिंदुसार अपने जमाने के दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान थे। कहा जाता है कि उनके 101 बेटे थे और इसी वजह से उन्हें हमेशा यही चिंता रहती थी कि उनके बेटों में कहीं युद्ध न छिड़ जाए आपस में। दोस्तों, उनकी 16 रानियां थी इसके अलावा, और उनका सबसे बड़ा बेटा था सुशीम, और वो मानते थे कि सुशीम को ही अगला सम्राट बनाना चाहिए। तो उन्होंने जो है अपना उत्तराधिकारी चुना सुशीम को। और उनका जो दूसरा बेटा था अशोक, वो बहुत ज्यादा बड़ा योद्धा था। तो वो एक बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर कभी युद्ध हुआ तो सुशीम कभी भी अशोक को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि सुशीम पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा था लेकिन अशोक युद्ध में बहुत जबरदस्त था। इसीलिए इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए सम्राट बिंदुसार ने अपने सभी बेटों को हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर गवर्नर बना दिया और अशोक को गवर्नर बनाया उन्होंने उज्जैन का। इसके अलावा सुशीम को उन्होंने कैपिटल में ही रखा अपने साथ, ताकि जब भी कभी जरूरत पड़े तो सुशीम को परमानेंटली किंग बना दिया जाए। लेकिन दोस्तों, हुआ एक बार ये, तक्षशिला में रिवॉल्ट छिड़ गया एम्पायर के खिलाफ। सम्राट बिंदुसार के खिलाफ तक्षशिला के लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो सम्राट बिंदुसार ने यहाँ पे सुशीम से कहा कि जाओ उस विद्रोह को सरप्रेस करो, उस रिवॉल्ट को सरप्रेस करो। तो सुशीम दोस्तों आर्मी लेकर के गया उस रिवॉल्ट को सरप्रेस करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी सुशीम को जरा सी भी कामयाबी नहीं मिली और वो रिवॉल्ट सरप्रेस नहीं कर पाया। तो सम्राट बिंदुसार ने सुशीम को वापस बुला लिया और खत लिखा अशोक को कि अशोक जाए और उसे कुछ भी करना पड़े, बस वो रिवॉल्ट खत्म कर दे। दोस्तों, जब अशोक अपनी आर्मी लेकर के गया तो अशोक का नाम सुन के ही लोग कब आ गए थे कि लोग जानते थे कि अशोक कितना क्रूर इंसान है। तो वो अशोक ने जब अपनी आर्मी लेकर के वहां पहुंचा तक्षशिला, उसने एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया उस रिवॉल्ट को खत्म करने के लिए। उसने करा क्या, कुछ लोगों को पकड़ लिया और उठा के इतनी बुरी मौत दी उन लोगों को, इतनी बुरी मौत दी कि पूरे तक्षशिला में उनकी चीखें सुनाई दे रही थी। इसके बाद बाकी के लोगों ने खौफ की वजह से अपने आप ही रिवॉल्ट खत्म कर दिया। और उसके बाद अशोक जब कैपिटल आया तो सम्राट बिंदुसार ने बहुत ज्यादा प्रेस किया अशोक को, और अशोक को भी अब लगने लगा कि वो बन सकता है अगला सम्राट। लेकिन दोस्तों, अब जैसे जैसे अशोक का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था पाटलिपुत्र में, सम्राट बिंदुसार को ये चिंता लगने लगी थी कि अब कभी भी युद्ध छिड़ सकता है इन दोनों भाइयों के बीच में। तो इसीलिए सम्राट बिंदुसार ने सारे मंत्रियों को इकट्ठा किया और सारी जनता को इकट्ठा किया, और उसमें जितने भी भाई थे अशोक और सुशीम के, सबको बुलाया गया। और सम्राट बिंदुसार ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि मेरे मरने के बाद जो अगला सम्राट बनेगा वो सुशीम बनेगा। इसके बाद पब्लिकली जब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी इस बात की, तो इसके बाद सुशीम बहुत ज्यादा घमंडी हो गया। सुशीम को घमंड होने लगा बहुत ज्यादा कि अब मैं बैठे बैठाए बादशाह बन जाऊंगा अगला। तो इसीलिए दोस्तों सुशीम किसी को भी अपने आगे समझता नहीं था, वो बहुत ज्यादा घमंडी था और किसी की बात सुनता नहीं था, बिल्कुल एकदम लापरवाह इंसान बन गया था। उसके बाद सुशीम ने जो मंत्रियों में सबसे ऊंचे मंत्री थे राधागुप्त, कहा जाता है कि जो राधागुप्त थे वो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के पोते थे। तो उसने राधागुप्त के चांटा मार दिया था एक दिन। असल में इन दोनों के बीच में किसी मौजू को लेकर के बहस हो गई थी और सुशीम ने चांटा मार दिया राधागुप्त के और कहा कि तुम्हारी औकात क्या है मेरे आगे। तो राधागुप्त को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगा, सेम ऐसे ही जैसे चाणक्य को धनानंद की बात का बुरा लगा था। और राधागुप्त ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए सुशीम को सम्राट बनने नहीं देना है। तो उन्होंने जितने मंत्री थे सबकी बिठाकर मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने फिर फैसला लिया कि अशोक को ही सम्राट बनाया जाएगा। सुशीम बहुत ज्यादा लापरवाह इंसान है, अगर सुशीम को सम्राट बना दिया गया तो पूरा मगध डूब जाएगा। तो इसके बाद वहां ये फैसला लिया गया कि अशोक को ही अगला सम्राट बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बात से बेखबर थे सम्राट बिंदुसार। सम्राट बिंदुसार को इस मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उनका मानना यही था कि सुशीम ही अगला सम्राट बनेगा। तो उसके बाद दोस्तों हुआ ये, तक्षशिला में एक बार फिर से रिवॉल्ट छिड़ गया। अब की बार दोस्तों सुशीम के पास बहुत
बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाटलिपुत्र का दिल जीतने के लिए। तो उसने बहुत ही हैवी आर्मी ली और तक्षशिला की तरफ मार्च कर दी रिवोल्ट को सरप्राइज करने के लिए। अब इस बीच हुआ ये, सम्राट बिंदुसार बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और सम्राट बिंदुसार के बीमार पड़ने की वजह से उन्होंने खत लिखवाया सुशीम के लिए। उन्होंने राधा गुप्त से कहा कि जितना जल्दी हो सके सुशीम को कैपिटल बुला लो और अशोक को भेज दो तक्षशिला, ताकि अशोक फिर से रिवोल्ट को खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि सुशीम को वापस बुलाकर उसका राज्य अभिषेक कर दो और उसको सम्राट बना दो। दोस्तों, सम्राट बिंदुसार के बीमार होने की वजह से काफी दिन से दरबार भी नहीं लगा था, इसीलिए राधा गुप्त ने एक उपाय दिया उन्हें। उन्होंने कहा कि सुशीम के आने से पहले हम अशोक को टेम्परेरी सम्राट बना दें और जैसे ही सुशीम आएगा हम सुशीम को परमानेंट बना देंगे और सुशीम जो है असली तख्त पे बैठ जाएगा। तो सम्राट बिंदुसार राजी हो गए कि ठीक है, जब तक सुशीम नहीं आता तब तक अशोक को बैठा दो तख्त पे। दोस्तों, हुआ ये 272 ईसा पूर्व में अशोक को तख्त पर बैठा दिया गया। जब सुशीम तक्षशिला से अपनी आर्मी लेकर के आया तब तक सम्राट बिंदुसार मर चुके थे और अब अशोक बहुत ही अच्छी तरह जानता था कि सुशीम कभी भी पाटलिपुत्र आ सकता है और जब वो पाटलिपुत्र आएगा तो उसको सम्राट बना दिया जाएगा। तो अब उसने अपनी पावर को सिक्योर करने के लिए अपनी सारी आर्मी को पाटलिपुत्र के बाहर खड़ा कर दिया और करीब अपनी 50,000 की आर्मी अलग अलग हिस्सों में बांटकर पूरे कैपिटल में, जो कि तक्षशिला और पाटलिपुत्र का बीच का रास्ता था, उस रास्ते में फैला दी अपनी बाकी की आर्मी। और उस आर्मी को हुक्म दिया कि जब सुशीम अपनी आर्मी लेकर के आए तो उन पे छापेमार हमले करना और उनकी आर्मी की पूरी स्ट्रेंथ खत्म कर देना। तो उस आर्मी ने किया भी यही। जैसे जैसे सुशीम की आर्मी आगे बढ़ती थी, चुपके सोल्जर आते थे, हमला करके उसके हर बार में करीबन 5 से 6,000 सिपाही मार दिया करते थे। और जब तक सुशीम अपनी आर्मी लेकर के पाटलिपुत्र तक आया तो उसकी आर्मी की स्ट्रेंथ आधी भी नहीं बची थी और अशोक ने अपनी पूरी भव्यशाली आर्मी पाटलिपुत्र के बाहर खड़ी कर रखी थी, जिस वजह से उसकी आर्मी का देख के दम निकल गया और उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और सुशीम को फांसी पे चढ़वा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि कुछ लेजेंड्स में हमें ये मिलता है कि सुशीम को जलवा दिया गया था और कुछ लेजेंड्स में मिलता है कि सुशीम वहां से भाग गया था और कुछ जगह मिलता है कि अशोक ने सुशीम को खुद अपने हाथों से काटा है। लेकिन दोस्त, कुछ भी हुआ हो, सुशीम बहरहाल बादशाह नहीं बना, अशोक सम्राट बना। और इसके बाद अशोक ने अपने जितने भी 99 भाई थे सबको एक एक करके एग्जीक्यूट करवा दिया और अगम कुएं में सबकी लाशों को फेंकवा दिया। और इसके बाद 271 ईसा पूर्व में अशोक परमानेंट मगध का सम्राट बन गया। दोस्तों, ये थी स्टोरी चंड अशोक की। चंड अशोक ने इसके बाद बहुत से काम भी किए थे। कलिंगा के युद्ध तक बहुत ज्यादा क्रूरता से भरा इसने रोल अपनाया था, लेकिन कलिंगा के युद्ध के बाद चंड अशोक बदल गया धम अशोक और इनकी रिस्पेक्ट हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और यहाँ से सम्राट अशोक असली सम्राट बने थे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर मार देना। दोस्तों, मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं कलिंग के युद्ध से पहले की पूरी कहानी और पूरा कलिंग का युद्ध बयान करूंगा और उसके बाद जो आखिरी पार्ट आएगा वो आएगा धम अशोक के ऊपर। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।